दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे, जो कि पेपर 1 से संबंधित है। और पिछले कई साल का या अभी तक का ट्रेंड देखा गया है कि जिसका पेपर 1 अच्छा है, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जिसका पेपर 1 अच्छा है, उसका जेआरएफ या नेट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ हम अपने सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही हम पेपर 1 जो कि कॉमन है और सभी विषयों के लिए एक जैसा है, तो उस कंडीशन में जिसका पेपर 1 अच्छा है तो यहाँ वह बाजी मार ले जाते हैं। तो चलिए आज हम बहुत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को हल करेंगे, और इसमें बेसिकली सारे टॉपिक से संबंधित हैं और आपको देखना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं और सारे प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आपको यह सेशन पसंद पड़ेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे बीच पहला प्रश्न है। यहाँ पे जो इमेज है थोड़ा सा कट गया है, नहीं आ पाया है, तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शिक्षण और शोध से संबंधित है और इससे 5 प्रश्न पहले स्लाइड में है। पहला, यह बेसिकली एमसीक्यू वाइज है और इसमें डायरेक्ट हम आंसर देखते चल जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। उस अकॉर्डिंग हम थोड़ा अपने ध्यान में बना के रखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अध्ययन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? मतलब किस ढंग से या किस माध्यम से अध्ययन किया जाए, पढ़ाया जाए, जो कि सबसे कारगर साबित हो, सबसे उपयुक्त साबित हो। तो इस कंडीशन में चर्चा प्रारंभ करना और उसमें भाग लेना। अगर कोई टॉपिक पे हम चर्चा करवा दें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चर्चा में भाग लेने वाले सभी लोग शामिल होंगे और सभी व्यक्ति कुछ न कुछ सीखेंगे। तो यहाँ सीखने का जो चांस है वह बढ़ जाएगा, यहाँ दिमाग का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ लोग ज्यादा सीख पाएंगे, अपना विचार रख पाएंगे और एक पार्टिसिपेशन के रूप में बहुत कुछ सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा कहाँ से सीखेंगे? चर्चा प्रारंभ करना और उसमें भाग लेने से सीखेंगे। कोई काम मिलजुल के करेंगे तो ज्यादा हम सीख पाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, शोध यानी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम शोध करते हैं तो शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, शोध क्यों किया जाता है? तो यह बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड से है। साथ ही साथ बता दें कि शोध का 5 स्टेप होता है टोटल। 5 स्टेप में हम लोग शोध करते हैं। पहले तो हमारे पास एक समस्या होनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम समस्या का डिजाइन करते हैं, बाद में उसके अकॉर्डिंग हम आगे का भी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इसमें शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें बेसिकली नए तथ्य की खोज या ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करना। इसमें क्या है कि हम नया कुछ खोज सकते हैं और साथ ही साथ जो पहले से कुछ खोजा गया है और उसमें अगर कुछ खोजने की गुंजाइश है तो उस कंडीशन में उसका हम और विस्तार कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज होगा। पहले तो जो चीज खोजा गया है उसमें कुछ और नया चीज ऐड करना, जैसे कि न्यूटन का 3 नियम है, कोई नया कुछ खोज करके हम न्यूटन का चौथा नियम बना दिए। तो 3 नियम तो पहला था, कुछ नया बना दिए। और साथ ही साथ नए तथ्य की खोज करना कि कुछ अचानक से जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और उसको हम एकदम नए सिरे से खोजें। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो नए तथ्य की खोज करना बेसिकली रिसर्च के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं प्रभा का भी हम लोग बात करेंगे। स्वयं बेसिकली जुलाई 2017 में आया था और यह बेसिकली ऑनलाइन स्टडी के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो इसका बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है कि स्वयं का मतलब क्या है। तो एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। यह बेसिकली और कई बार प्रश्न में पूछ लिया गया है। 1-2 प्रश्न तो हमारे एग्जाम के टाइम ही पूछ लिया गया था स्वयं से संबंधित। इसका क्या क्या, कितने क्वाड्रेंट है, किस किस बेसिस पे यह काम करता है, तो सारे पूछ लिए जाते हैं। साथ ही चौथा प्रश्न कहता है कि प्रभावी संचार में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जब हम 1-2 व्यक्ति के साथ या कोई संगठन में कम्युनिकेशन या संचार कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में सबसे जो प्रभावी बाधा जिसके माध्यम से संचार प्रॉपर हो नहीं पाता है तो क्या है? तो उसमें प्रभावी बाधा क्या है? तो यह बेसिकली नॉइज यानी शोरगुल है। अगर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं या कुछ 2 लोग संगठन में बात करें, उस कंडीशन में कोई डीजे बजा दे या फिर कोई गाड़ी का हॉर्न बजा दे, जैसा कि हमारे बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम स्पष्ट ना सुन पाते हैं ना, और चूंकि स्पष्ट नहीं सुनेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो नॉइज या शोर जो है एक संचार में बाधा उत्पन्न करता है। 5वां प्रश्न है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन और भी था, लेकिन यहाँ पे सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया सर्च इंजन, याहू हो गया सर्च इंजन, शायद बिंग भी है सर्च इंजन, लेकिन यहाँ पे विंडोज क्या है? यह बेसिकली सॉफ्टवेयर है।
यह बेसिकली क्या है, यह विंडोज सिस्टम क्या उसको तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है यह आपका। विंडोज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज लैपटॉप कंप्यूटर या फिर अलग अलग संसाधन चलाते हैं तो उसमें क्या चलता है, विंडोज चलता है। तो विंडोज क्या है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी के तुलना में अगर फोन या फिर टैब में हम देखते हैं तो उस कंडीशन में इसका एंड्रॉइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 5 प्रश्न है। अगला छठा प्रश्न हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य जिम्मेदार गैस है। जो हम ग्रीन हाउस प्रभाव देख रहे हैं जिसके कारण से जो गर्मी है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव या योगदान बहुत ज्यादा है, जिसके चलते ग्रीन हाउस गैस पतली होती जा रही है। ठीक है, और दिन प्रतिदिन आपका जो गर्मी है बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय को यह बेसिकली 2010 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है और 2016 में इसे यूनेस्को के साइट में डाल दिया गया है 2016 में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह बेसिकली बिहार के सॉरी नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली बौद्धों के पढ़ाई का केंद्र रहा है, बौद्ध विहार रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ह्वेन सेंग जैसे चीनी विद्वान पढ़ने के लिए आए थे। 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न कहता है, एक सेकेंड, हमारा 8वां प्रश्न कहता है शोध नैतिकता यानी रिसर्च एथिक्स का संबंध किससे है। शोध में नैतिकता की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं नैतिकता के माध्यम से हम यह साबित करना चाहते हैं कि शोध में हम किसी ऐसे काम को ना करें जिससे हमारा रिसर्च का जो रिजल्ट है खराब हो, दूषित हो। तो उस कंडीशन में हम शोध नैतिकता का विचार रखते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी व्यक्ति के शोध को या किसी व्यक्ति के शोध को अगर बेस बना के हम अपना शोध करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें उस व्यक्ति का नाम भी ऐड करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि बस उसका हम कंटेंट यूज कर लिए लेकिन उसका नाम ही नहीं दिए। अब क्या है कि किसी व्यक्ति से हम केस स्टडी करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो डरा धमका के हम किसी से कुछ नहीं पूछ सकते हैं। हम किसी ऐसे समाज के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे शोध के माध्यम से होता था कि मेढक पे शोध कर लिया गया ताकि हम मनुष्य के शरीर की संरचना को समझ पाए। तो उस कंडीशन में मेढक के साथ तो नैतिक रूप से हम सही नहीं कर रहे हैं। किसी को मार के हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो गलत कंडीशन है। तो यहाँ क्या है, तो यह बेसिकली शोध रिसर्च का मतलब हो जाता है कि शोध की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को बनाए रखना ही इसकी नैतिकता का आधार है। 9वां प्रश्न कहता है कि हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है। अब हम जब भी रिसर्च कहते हैं तो पहला पॉइंट तो होता है कि मेरे पास एक अपना समाधान या समस्या होनी चाहिए जिसके विषय में हमें पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उस समस्या के बेसिस पे हम साहित्य की समीक्षा करेंगे और तीसरे नंबर पे आके हम साहित्य समीक्षा के बाद एक हाइपोथेसिस जो कि काल्पनिक है, जो कि एक टेस्टेटिव रिजल्ट हो सकता है कि हम जब शोध करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। यह एक अनुमान जो हम लगाते हैं, एक बेस्ट गेस लगाते हैं, जो हमारा अनुमान है इसे हाइपोथेसिस के रूप में जानते हैं। तो एक अस्थायी समाधान या अनुमान है जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हमारा रिजल्ट फलाना फलाना ढंग से आने वाला है। 10वां प्रश्न है इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ क्या है। जनरली हम मोबाइल का फोन आईपी एड्रेस देखते हैं। इंटरनेट से जब भी हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस कनेक्ट होता है। तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा आईपी एड्रेस है। जनरली ऐसे ही बहुत सारे आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया और भी बहुत सारे चीज का एक फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की ओर, सॉरी 11वें प्रश्न की ओर। पहला है 11वां प्रश्न की उत्तर विस्तार हेतु छात्रों को प्रोत्साहन करना क्या है। अगर किसी चीज के विषय में हम उत्तर जानना चाहते हैं या एकदम कुछ वैसा नया चीज जानना चाहते हैं तो हम इसमें छात्रों को प्रोत्साहन करें और ताकि छात्र अन्वेषण या खोज के माध्यम से कुछ सीख सकें और कुछ नया ला सकें। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है। कक्षा संचार सामान्यतः क्या है, तो यह बेसिकली संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव यानी दिमाग से संबंधित है। तो कक्षा संचार क्या है, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव से संबंधित है, जहां व्यक्ति अपने विशेष रूप से दिमाग का यूज करके अपने कॉग्निशन या फिर संज्ञानात्मक क्षमता का प्रयोग करके व्यक्ति तर्क वितर्क के माध्यम से सीखता है। कक्षा संचार जब भी हम करते हैं तो किसी ने प्रश्न कभी शिक्षक से प्रश्न पूछा जाता है या फिर आपस में हम प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम एक दूसरे से तार्किक लॉजिकली बात करते हैं, कुछ भी बात नहीं कर लेते हैं। 13वां प्रश्न है
एक ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? अच्छा, ईमेल का बात हम कर रहे हैं कि एक ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं। तो ईमेल का दो भाग होता है उसके पता का। तो पहला तो यूजर नेम जो यूज कर रहा है, दूसरा डोमेन सिस्टम के नाम से हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो दो चीज है, यूजर नेम है और एक है आपका डोमेन नाम। ठीक है, दो चीज होता है। आइए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वायु प्रदूषण कहाँ से होता है? तो यह बेसिकली जीवाश्म ईंधन से आता है। जैसे कि आए दिन पेट्रोल और डीजल के माध्यम से जो गाड़ियां चल रही हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री से धुआं के रूप में निकलता है, वायु प्रदूषण कर रहा है। साथ ही साथ कोयला का हम लोग यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में वायु प्रदूषण बढ़ता है। और यह ज्यादातर अभी की संख्या में कहाँ से बढ़ रहा है? तो यह बेसिकली जीवाश्म ईंधन का दहन से, यानी पेट्रोल डीजल के दहन से बढ़ रहा है। भारत में 15वां प्रश्न कहता है कि भारत में उच्च शिक्षा का नियामक कौन है? यानी यूजीसी क्या है? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का नियामक क्या है? यूजीसी। हालांकि यूजीसी को भी हायर एजुकेशन कमीशन से रिप्लेस कर दिया गया है, HEC से इसको रिप्लेस कर दिया गया है यूजीसी से। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको। लेकिन जो अभी तक था हायर एजुकेशन का जो सबसे हायर रेगुलेटरी बॉडी, वह बेसिकली आपका उच्च शिक्षा से संबंधित है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि यूजीसी के नाम से जानते हैं। स्थापना 1953 में होती है, लेकिन इसको जो वास्तविक दर्जा, वैधानिक दर्जा दिया जाता है 1956 में दिया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है बेसिकली 16वां प्रश्न कहता है कि वर्णात्मक शोध में क्या शामिल होता है? ठीक है, जब हम वर्णात्मक शोध, दो तरह का, एक तो वर्णात्मक शोध है और एक आपका व्याख्यात्मक शोध है। तो जब हम किसी चीज का वर्णन, देखिए शब्द को तोड़िए, वर्णात्मक शोध मतलब वर्णन, यानी पहले से कोई चीज हो चुका है या बस हम उसके बारे में बता रहे हैं। हम बता रहे हैं और यह नहीं बता रहे हैं कि क्यों हुआ था, बस बता रहे हैं कि क्या हुआ था। क्या हुआ था यह बता रहे हैं, क्यों का जिक्र नहीं, यानी क्यों का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, सिर्फ क्या का जिक्र किया है। तो यह बेसिकली वर्णनात्मक शोध में हम सिर्फ क्या का उत्तर देते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण या किसी तरह की कोई घटना घट चुकी है तो कैसे, क्या घटी है इसका बताएंगे। क्यों घटी, कैसे घटी, इसकी बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ क्या की बात करेंगे। क्या जहां आएगा तो यह बेसिकली व्याख्या वर्णात्मक हो जाएगा। और जब हम व्याख्यात्मक शोध की बात करेंगे तो क्या और क्यों का उत्तर दोनों है, कि एक तो बताएंगे हम व्याख्यात्मक में कि क्या घटा क्यों घटा, दोनों चीज बताएंगे। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि वर्णात्मक में सिर्फ हम लंबा चौड़ा वर्णन कर दिए। जैसे वर्णात्मक का एक उदाहरण है कि कोई टीचर आया क्लास में जो हायर एजुकेशन से संबंधित है, आके अपना बड़बड़ बड़बड़ करके 10 टॉपिक पढ़ा के चल गया। ठीक है, मतलब आपको बता दिया गया। लेकिन वही टीचर जब उसका उत्तर भी बताएगा कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में फलाना फलाना बाढ़ आने से उसका अंत हुआ, क्यों अंत हुआ पूरा कारण के साथ बताए, तो उस कंडीशन में हम वर्णात्मक शोध की ओर जाएंगे। लेकिन सिर्फ बता दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ था, तो यह एक वर्णात्मक शोध है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, और इसमें 2 निबल हो जाएगा, 2 निबल हो जाएगा, तो एक बाइट 8 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है, 8 बिट्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न 18वां है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या है? संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या है? तो डिकोडिंग का अर्थ आपका हो जाता है कोई भी संदेश या जो संचार आपके पास किया गया है, आपके साथ किया गया, आपके पास कोई संदेश आता है उसको डिकोड करना, उसको समझना ही डिकोडिंग, यानी संदेश की व्याख्या करना डिकोडिंग है। इनकोडिंग, इसमें एनकोडिंग भी होता है। तो इनकोडिंग क्या होता है कि हम जब कोई हम संदेश बना रहे हैं तो उसको इनकोड कर रहे हैं, लेकिन जब हम वही संदेश भेज देंगे और जिसके पास भेजेंगे तो वह उस संदेश को डिकोड करेगा, इसके बाद समझेगा। तो संदेश की व्याख्या ही डिकोडिंग कहलाता है। कोई भी संदेश इनकोडिंग से शुरू होगा और डिकोडिंग पे खत्म होगा। एक सेंडर होगा, सेंडर इनकोड करेगा, मैसेज के रूप में बनाएगा, वह डिकोड होगा, इसके बाद इसी रिसीवर के पास जाएगा, डिकोड होगा और अंत में फीडबैक आएगी। तो संचार का अंतिम चरण फीडबैक पे खत्म होता है। तो डिकोडिंग बेसिकली संदेश का व्याख्या करना या आपको जो संदेश दिया गया उसको एक्सप्लेन करना ही है। 19वां प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका होता है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, और 1989 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। जो ओजोन परत की हम शुरुआती तौर पे बात किए, वह ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। अगला 20वां प्रश्न है, ज्ञान दर्शन क्या है? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि इग्नू से संबंधित है।
शैक्षणिक टीवी चैनल है, शैक्षणिक टीवी चैनल है। ज्ञान दर्शन क्या है? शैक्षणिक टीवी चैनल है। 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी तक 20 प्रश्न को देखा। 21वां प्रश्न हमारा है, निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? तो यह बेसिकली निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, तो आइए हम जानते हैं। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम जब टीचिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम निर्माणात्मक मूल्यांकन करते हैं कि मतलब उसको हम कुछ नया बनाना चाहते हैं और सामने इसमें फीडबैक भी शामिल है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलने वाला ही एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान फॉर्मेटिव एवोल्यूशन भी चलता है। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि तुरंत फीडबैक मिल जाता है। जैसे आप प्रश्न पूछे तुरंत उत्तर आ जाएगा, प्रश्न पूछे तुरंत उत्तर आ जाएगा। एक सबमिटिव होता है। सबमिटिव में बेसिकली क्या होता है कि आप जब प्रश्न कब पूछते हैं, सॉरी इसका उत्तर रिजल्ट कब आता है, तो यह सेशन के अंत में या फिर जब आपका सेशन खत्म हो जाता है तो उस समय होता है। 22वां प्रश्न है, प्रतिदर्श सैंपलिंग की त्रुटि कब कम होती है? सैंपलिंग की त्रुटि जैसे जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा TZF बहुत तरह का टेस्ट होता है और इसके माध्यम से हम सैंपलिंग का टेस्ट करके उसमें एरर देखते हैं। जैसे एरर का पहला एरर, दूसरा एरर, तीसरा एरर, इस टाइप का एरर आता है। तो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव ऐसे करके एरर आता है। तो कब होता है? तो यह बेसिकली सैंपलिंग की त्रुटि कब कम होती है? तो जब नमूने का आकार बढ़ा जाता है। जब हमारे पास पर्याप्त नमूना होता है तो उस कंडीशन में एरर होने या गलती होने या त्रुटि होने की संभावना बहुत कम होती है। 23वां प्रश्न है कि मूक का अर्थ क्या है? मूक का मतलब क्या जानते हैं? तो मूक होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और मूक के ही अंदर आपका स्वयं प्रभा भी आ जाता है। इसमें क्या है, बेसिकली ऐसा एक प्लेटफॉर्म है मूक, जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को शिक्षा या शिक्षित किया जाता है जो शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं, जो रोज क्लास करके नहीं सीख सकते हैं, वह मूक के माध्यम से सीख सकते हैं। तो मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका फुल फॉर्म हुआ। जनरली फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। 24वां प्रश्न है, एक सेकेंड, 24वां प्रश्न है, भारत का पहला अंतर विश्वविद्यालय केंद्र क्या है? यानी भारत का पहला अंतर विश्वविद्यालय केंद्र क्या है? तो NSC अब IUAC है। ठीक है, NSC और अब इसका नाम बदल के IUAC। एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा आप, क्या है इसका फुल फॉर्म, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि IUAC का फुल फॉर्म क्या है। 25वां प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? तो यह बेसिकली 1997 में होता है, और यह 1997 में होता है और 2005 में लागू होता है। भारत इसमें कब शामिल होता है? तो 2002 में इसमें भारत शामिल होता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न हमारा कहता है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP क्या है? एक है HTTPS है और एक HTTP है। तो HTTP होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला 27वां प्रश्न है, शिक्षा का सबसे निचला स्तर क्या है? यानी शिक्षा किस स्तर पे सबसे निचला या शुरुआती स्तर क्या है? तो मेमोरी लेवल या फिर स्मृति स्तर पे है। 3 स्तर पे शिक्षा का है। एक तो होगा कि मेमोरी MLT के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो हो गया मेमोरी लेवल, दूसरा आपका हो जाएगा अंडरस्टैंड, इसको MLT के नाम से जाना जाता है, मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल के बाद क्या हो जाता है? ULT यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और अंतिम में आ जाएगा रिफ्लेक्टिव यानी RLT। तो 3 स्तर होता है शिक्षा का, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है आपका MLT, जिसमें हम शुरुआती तौर पे रट्टाफिकेशन करके सीखते हैं। तो शिक्षा का 3 स्तर है, एक तो मेमोरी लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और रिफ्लेक्टिव लेवल पे, जो कि अंतिम है और सबसे शुरुआती स्मृति यानी मेमोरी लेवल है। 28वां प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न कहता है कि शोध पत्र का अनिवार्य हिस्सा है, यानी शोध पत्र का अनिवार्य हिस्सा क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट यानी सार। सार क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। जब हम शोध करते हैं तो उसका एक संक्षिप्त परिचय हम लास्ट में देते हैं कि फलाना फलाना, मतलब सार पढ़ के आपका लोग जान जाएगा कि आप क्या क्या शोध किए हैं, आपका मेन मकसद क्या था। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट यानी सार के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनरली बुक बुक वगैरह में देखिएगा कि सबसे लास्ट वाले पेज में सार दिया रहता है। कह रहा है फीडबैक संचार में क्या करता है? फीडबैक क्या है? यह एक फीडबैक है। F डबल E, एक सेकेंड,
ई हो गया है, इसको FEED। फीडबैक क्या है संचार में? तो यह बेसिकली प्रभावी संचार को प्रभावी बनाने का तरीका ही फीडबैक है। जब हमें बात करते समय आमने सामने से या फिर किसी भी माध्यम से फीडबैक मिलता है कि आप क्या संसाधन या फिर जो मैं बोल पा रहा हूँ आप क्या उसको समझ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब फीडबैक आता है तभी जाके हमारा जो कम्युनिकेशन है वह प्रभावी माना जाता है। ठीक है, तो किसी भी संचार को पूर्ण करने के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है, बिना फीडबैक के संचार अधूरा है। अगला प्रश्न कहता है कि सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय गणना करता है, यानी सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, माइंड है कंप्यूटर का। तो यहाँ जो हम लोग गणित जोड़ घटाव गुना भाग वाला बात करते हैं, क्या करता है? तो एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करके इसका नाम है एएलयू। एएलयू क्या है? बेसिकली गणितीय काम जोड़ घटाव गुना भागा के लिए करता है। जैसे हम तुरंत कोई एंट्री डाले कि 10-10 क्या हुआ, तो 10-10 जो 20 हुआ वह एएलयू के द्वारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, सीपीयू में होता है जनरली। अगला प्रश्न है 31वां, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी सौर ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो यह नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से सौर ऊर्जा हमें मिलता है। न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर आपका नाभिकीय संलयन के माध्यम से हमें सौर ऊर्जा मिलता है। 32वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो यहाँ थोड़ा सा डाउट है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा दिवस, जो बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो हम लोग मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से मनाते हैं। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ कर दिया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग गलत मान के चलेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हाँ थोड़ा सा इसको लेके था, लेकिन हालांकि ये प्रश्न सही है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे बनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताइएगा? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है एक बार जरूर बताइएगा। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे पे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। देखिए थोड़ा सा शिक्षा और शिक्षक में अंतर हुआ, आंसर बदल गया। 33वां प्रश्न है, शिक्षण की व्याख्या विधि की मुख्य कमी क्या है? अब देखिए पूछ रहा है कि जो हम लोग व्याख्या के माध्यम से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उस कंडीशन में इसकी सबसे बड़ी खामी या गलती क्या है, कमी क्या है? तो यह बेसिकली यहाँ पे छात्र जो है पेसिव यानी निष्क्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि छात्र बस सुनते हैं, टीचर बक 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 बक, बक बोल रहा है, टीचर बोलता जा रहा है और विद्यार्थी बस या तो उसको लिख रहा है या तो बस सुन रहा है, अपना दिमाग वहां नहीं लगाता है। हालांकि जब शिक्षक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक दिमाग का हो तो उस कंडीशन में इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए वह कुछ विद्यार्थियों से फीडबैक की मांग कर सकता है। तो इस कंडीशन में इसको इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है फीडबैक के या फिर के माध्यम से प्रश्न पूछकर या प्रश्न का उत्तर देके किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो व्याख्यान विधि में सबसे बड़ी कमी क्या है कि छात्र इसमें निष्क्रिय होते हैं, बस टीचर अपना लेक्चर देके चला जाता है। अगला 34वां प्रश्न हमारा कहता है एक्शन रिसर्च क्या है? यानी एक्शन रिसर्च क्या है? तो एक्शन रिसर्च क्या है? तत्काल समस्या के समाधान के लिए शोध। हमारा तुरंत कोई समस्या हुआ और उस कंडीशन में अगर हम तुरंत उसका समाधान खोजते हैं तो यह एक्शन रिसर्च है। और एक्शन मतलब एट अ टाइम एक्शन लेना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एट अ टाइम एक्शन लेना एक्शन रिसर्च का काम है। अगला 35वां प्रश्न है कि संचार में शोर मापने की इकाई क्या है? तो संचार में शोर, जब हम संगीत सुनते हैं तो उसका आवाज डेसिबल में नापते हैं, यानी डीबी में यानी डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, किसी चीज की आवाज को हम डेसिबल में नापते हैं। संचार के शोर डीजे उजे बजता है तो उसका डेसिबल होता है कि 20 डेसिबल से कम लोग कम सुन पाएंगे, थोड़ा ज्यादा रहेगा 90 डेसिबल से ज्यादा। फिर इसका एक पैमाना तैयार किया गया है कि जो घरेलू एरिया है शाम के समय में 45 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होना चाहिए।
इंडस्ट्रियल 55 डेसिबल होना चाहिए। तो यह बेसिकली संचार या संचार में शोर मापने की इकाई क्या है? यह बेसिकली डेसिबल के माध्यम से हम नापते हैं। अगला प्रश्न है 36वां, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम क्या है? रैम बेसिकली वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है। यह लाइट कटते ही पावर कट, कहानी खत्म हो जाएगा, यानी जब भी इसमें पावर कट होगा कहानी खत्म। तो रैम किस प्रकार की? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है, RNDM, रैंडम ASSS एम मेमोरी के नाम से हम इसको जानते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, अस्थाई है, वोलेटाइल है। रोम क्या है? या नॉन वोलेटाइल है, इसमें कुछ समय तक डेटा स्थायी रहती है। तो रैम अस्थाई है और वोलेटाइल है। 37वां प्रश्न देखते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। 38वां प्रश्न है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? यानी शिक्षक में सबसे प्यारा जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो एक टीचर में होना चाहिए, क्या है? विषय पर अधिकार और शिक्षण कौशल। पहले तो उसको पढ़ाने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन बढ़िया से सब कोई पढ़ा पाएगा इसकी भी कोई संभावना नहीं है। तो सबसे पहले उसके पास शिक्षण का कौशल हो, अच्छे से समझा सके, अच्छे से बता सके। तो सबसे तो उसके पास कौशल होना चाहिए, साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट पर उस शिक्षक को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर अधूरा ज्ञान अगर वह बच्चों तक पहुंचाएगा तो उस कंडीशन में निर्माण के जगह वो और डिस्ट्रक्शन या बर्बाद कर देगा। तो इस कंडीशन में शिक्षक के पास अपने विषय की पकड़ और साथ ही साथ शिक्षण का कौशल भी होना महत्वपूर्ण है। 39वां प्रयोग है, कथन है, प्रश्न है, प्रायोगिक शोध में किसका नियंत्रण आवश्यक है? प्रायोगिक शोध यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो बाहरी चर को हम नियंत्रित कर सकते हैं। प्रायोगिक शोध में किसका नियंत्रण होता है? तो बाहरी चर को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक पेड़ हो गया मेरा आंतरिक चर, साथ में उसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी कितना, खाद कितना डालना है, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह हो गया बाहरी चर। आगे देखिए 40वां प्रश्न है, लेन का अर्थ क्या है? लेन क्या है? लेन बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क है, जो सबसे छोटे स्तर पे लेन है। मेन है, मेन के बाद देखिए यहाँ से लेन हो गया, लेन के बाद मेन है, मेन के बाद WAN वेन है, पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, जनरली पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। तो बाकी सबका तो एरिया नेटवर्क ही हो जाएगा, लेकिन MW और PL का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो L फॉर लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, लेन। आगे बढ़ते हैं हम अपना 41वां प्रश्न की ओर। 2 स्लाइड में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 41वां प्रश्न कहता है कि किस वर्ष में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है या नियम है 2010 में लागू होता है। हालांकि यह 2009 में आया था और इसे लागू कब किया गया? अप्रैल 2010 में। अप्रैल 2010 में लागू किया गया इसको, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में लागू होता है। 42वां प्रश्न है, गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल में शामिल है। जब हम बिना बोले संचार करते हैं, जब हम किसी वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या होता है? हमारे बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा, भाव भंगिमा हम अपने शरीर के माध्यम से। अब देखिए जब हम किसी को बाय करते हैं तो बिना बोले बाय करते हैं, तो उस कंडीशन में हम हाथ हिलाते हैं कि हाथ हिला के हम बाय बोल दिए। हम किसी को गुड बढ़िया दे रहे हैं तो थंब दिखा के, सीधा थंब दिए तो बहुत अच्छा काम किया, उल्टा थंब दिए तो खराब काम किया। जैसे यूट्यूब का ही एक प्रोसेस है लाइक एंड डिसलाइक का। तो लाइक क्या है कि हमको पसंद आया, डिसलाइक क्या है तो हम उसको नापसंद करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है? यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। साथ ही साथ हम किसी को, जैसे मान लीजिए कि हम परिवार में ही किसी से बात कर रहे हैं, माँ से बात कर रहे हैं कि माँ हमको खेलने जाना है, उस कंडीशन में माँ बिना बोले आंख अपना दिखा दी, आंख मतलब बड़ा आंख करके दिखा दी माँ, तो हम बिना माँ के बोले समझ गए कि माँ गुस्सा हो गई, इसलिए हमको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो बहुत बार बिना बोले ही कम्युनिकेशन होता है, और इस ढंग के कम्युनिकेशन को हम लोग शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन के रूप में देखते हैं। जैसे हाथ हिलाना, हाथ हिलाना के साथ अब कोई आपको बोल रहा है कि क्या सब ठीक है, तो आप थोड़ा सा हल्का धीरा धीरे मुड़ी हुई सर हिला दिए, तो उस कंडीशन में सही है। तो आप अपने जब शारीरिक संरचना, शारीरिक या शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो यह शारीरिक भाषा गैर मौखिक संचार हो जाता है। शरीर के भाव भंगिमा के माध्यम से हम संचार करते हैं। अब अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर का उदाहरण बताइए। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर हो गया गूगल
क्रोम हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे बीइंग हो गया, तो गूगल क्रोम हो गया। ये सब क्या है? वेब ब्राउजर के उदाहरण है गूगल क्रोम। ठीक है, फायरफॉक्स मोजिला करके आता है, क्रोम हो गया, यह वेब ब्राउजर है। 44वां प्रश्न कहता है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी क्यों आती है? तो समुद्र के नीचे भूकंप आता है, समुद्र के नीचे भूकंप आता है इसलिए सुनामी आती है। और सुनामी बेसिकली जापान में बहुत फेमस है और जापान से ही इसका नाम सुनामी लिया गया है। तो सुनामी क्यों आती है? तो समुद्र के नीचे भूकंप के कारण सुनामी आती है। 45वां प्रश्न है, उच्च शिक्षा में सीबीसीएस का क्या लाभ है? तो सीबीसीएस क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। चॉइस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। थोड़ा आपको लिखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सुन के याद कर लीजिएगा कि शिक्षा में सीबीएसई क्या है? तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जिसमें विद्यार्थी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने विषयों को चुनते हैं। तो यह बेसिकली छात्र केंद्रित है और एक छात्र को सेंटर में, केंद्र में रख के इसका ध्यान रखा जाता है, इसलिए यह बेसिकली छात्र केंद्रित है। तो सीबीसीएस क्या है? एक छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति है। आइए अगला बढ़ते हैं। अंतिम के 5 प्रश्न है। 46वां प्रश्न हमारा कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण क्या है? कि हम कोई किसी बच्चा को पढ़ा दिए, रिजल्ट उसका खराब हो गया, तो अब उसको उसके रिजल्ट को ठीक करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो कमजोर छात्रों की कमजोरी को दूर करने हेतु इसका प्रावधान सरकार के द्वारा भी किया गया है। कि मान लीजिए हम 10th का एग्जाम लिए, मतलब 7th 8 का उदाहरण लेते हैं कि कोई बच्चा 8 का एग्जाम दिया और 8 के एग्जाम में फेल कर गया, तो उस कंडीशन में 2 महीने का रेमेडियल टीचिंग होगा, जिसमें उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उस बच्चे को विशेष सेंटर में रख के पढ़ाया जाएगा, ताकि वह जो जिस कारण से बच्चा फेल हुआ उसको दूर किया जाए और उसको लाभ पहुंचे। तो यह क्या है? उपचारात्मक शिक्षण क्या है? यह बेसिकली कमजोर छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए किया गया है। चूंकि हर कक्षा में सभी छात्र बराबर नहीं हो सकते हैं, कोई बहुत पढ़ने में तेज होता है, कोई बीच का होता है, कोई एकदम एलओएल होता है, तो उस कंडीशन में जो एलओएल है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है। 47वां प्रश्न कहता है कि साहित्य की चोरी क्या है? साहित्य चोरी क्या है? लिटरेचर प्लेगरिज्म क्या है? तो साहित्य चोरी किसी अन्य के कार्यों को अपना बताकर प्रस्तुत करना। साहित्य चोरी बेसिकली रिसर्च से संबंधित है। और रिसर्च में साहित्य चोरी क्यों होता है? तो क्योंकि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोध किया गया और उसको हम अपने नाम से कर लें, बिना उसको क्रेडिट दिए हम अपने नाम से उसको छपवा दे, तो यह साहित्य चोरी हो गया। ठीक है। यूआरएल का विस्तार क्या है? तो साहित्य चोरी किसी अन्य के कार्य को अपना बताकर प्रस्तुत करना ही साहित्य चोरी है। ठीक है। और यह नैतिकता का ह्रास होता है साहित्य चोरी के माध्यम से। अगला हमारा 48वां प्रश्न है, यूआरएल का विस्तार क्या है? यूआरएल मतलब क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल जो हम लोग देखते हैं इंटरनेट में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का मतलब। अगला प्रश्न यूनिट 9 से संबंधित है, जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था 1973 में। डेट भी पूछ लिया जाता है। 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके अग्रणी नेता थे और इसमें बेसिकली महिलाओं के द्वारा, इसे महिला आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए महिलाएं उसमें चिपक जा रही थी कि पेड़ को काटने से पहले तुम मुझे मारो। इस कंडीशन में चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हुए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि एनईपी 2020 से संबंधित है। न्यू शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या होगा? तो स्कूली शिक्षा क्या होगा? एक बार इसको अच्छे से बता देते हैं कि स्कूली शिक्षा क्या होगा। तो 5+3+3+4 का रेशियो चलेगा। ठीक है। तो नई शिक्षा नीति में 5-3-3-4 हम लोग याद रखेंगे के माध्यम से हम लोग बढ़ेंगे। 5-3-3-4 के माध्यम से हम लोग नई शिक्षा नीति को देखेंगे। ये हमारा कुल 50 प्रश्न हुए और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने पेशेंस के साथ इस सेशन को देखा। साथ ही साथ निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी, सफलता की कुंजी है। ऐसे ही और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आएंगे आपके लिए, जो कि आपकी यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारे जो अलग अलग इमेज हमने देखे अपने टॉपिक में, वह यहाँ से लिए गए हैं। तो यह उसका आपका सोर्स हो गया कि हमने यहाँ से इमेज का यूज किया। तो देखिए ऐसे ही जैसे मैंने बहुत सारे इमेज का यूज किया, तो मैंने उसका क्रेडिट उसको दिया कि हम फलाने वेबसाइट से फलाने इमेज को देखा। तो उस कंडीशन में हम साहित्य चोरी से बच गए, क्योंकि हमने इसका क्रेडिट किसी और को दिया। साथ ही साथ
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर यह सेशन पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यह जो 50 प्रश्न है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और आज का हमारा यह वीडियो था, कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक के रूप में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कहाँ कुछ सुधार किया जा सकता है, क्या इसमें और ऐड किया जाता है। और यह हमारा जो सेशन है, अभी जब तक एग्जाम मेरा नहीं हो जाता है जून वाला यूजीसी नेट का, तब तक हम लाएंगे और सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।